हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वो अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने जाके उसको एक अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज अपन उससे आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे फिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है। तो आइए शुरू करें। तो जैसा कि आपको पता है कि 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या पास किया था? रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रोविजंस थे? रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रोविजंस थे कि उन्होंने बोला था कि एक तो पहला ये था कि जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। उसके अलावा जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अंडर कर दिया गया था। तो तीसरा क्या था? तीसरा उसमें था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए बोला गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी है। तो उसके बाद चौथा था कि जो कंपनी के अधिकारी थे उनको रिश्वत लेने से मना कर दिया था। और फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोल दिया गया था कि आप सालाना रिपोर्ट देंगे हमको। हमको यानी कि इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को आप सालाना रिपोर्ट दे दिया करेंगे। तो ये प्रोविजंस थे रेगुलेटिंग एक्ट के। और आज हम देखेंगे फिट्स इंडिया एक्ट। तो कुछ कुछ कमियां जो रह गई थी उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक संशोधन अधिनियम पारित किया था 1781 में। 1781 का संशोधन अधिनियम जो था उसको बोलते हैं एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि 1784 में जब ये फिट्स इंडिया एक्ट लाए उसके पहले उन्होंने एक और एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन उसने भी इनकी जो मांग थी उसको संतुष्ट नहीं किया। तो उसके बाद फिर इन्होंने 1784 में तुरंत बाद फिट्स फिट्स इंडिया एक्ट को लाया, जो कि एक स्टेपिंग स्टोन था फॉर द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। यानी कि भारत में जो ब्रितानी लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके राज्य को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है फिट्स इंडिया एक्ट का। तो इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं रही होंगी, उस विशेषताओं को आज हम देखेंगे कि विशेषताएं क्या थी। तो इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। पृथक पृथक अभी तक क्या था? कमर्शियल संस्था की तरह आई थी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी उसने अच्छे से 200 साल लगभग, यानी हाँ 100 साल, 100 150 साल तक उसने आराम से अपना व्यापार किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसके बाद इन्होंने कुछ राज्य हथियाने, इनके हाथ में कुछ राज्य आ गया। वहाँ इनको राजस्व नहीं देना पड़ता था, तो इनके व्यापार को और लाभ होना चाहिए था। लेकिन जो इनके अधिकारी थे उनके प्राइवेट ट्रेड के कारण कंपनी को काफी नुकसान नुकसान हो गया। उस नुकसान की वजह से फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट में कमर्शियल एक्टिविटीज तो थी, उसके साथ साथ इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां थी और जो सैन्य गतिविधियां थी उनको भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, चलिए आपने ये किया, सही है, हम इसको भी रिकॉग्नाइज किया दे रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनको समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि क्या है कि अगर दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे हम, तो हमको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक जो सीमा होती है दो चीज़ों के बीच की, वो एक हो जाएगी क्योंकि अधिकारी तो सेम ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया दोनों को, कि दोनों अलग अलग हैं आपसे। फिर इसने निदेशक मंडल यानी वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पूरी जो रिपोर्ट है वो देंगे किसको? पार्लियामेंट को देंगे। तो निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब इन्होंने क्या कर दिया? सिर्फ उसके व्यावसायिक मामलों को देखने का वो कर दिया, मतलब जिम्मेदारी दे दी व्यावसायिक मामलों की। लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब इन्होंने एक और नई बॉडी क्रिएट कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ताकि जो जिस गवर्नमेंट का शिकंजा ईआईसी के ऊपर है वो और ज्यादा हो सके। तो नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया।
इस प्रकार इस द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, व्यावसायिक कार्यों को देखरेख करता था और ये राजनैतिक कार्यों की देखरेख करता था। राजनैतिक कार्यों की देखरेख कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। तो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक और सैन्य व राजस्व गतिविधियों का अधिक। अभी इसके पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सारी जो पावर्स थी इनको रिपोर्ट करने का अधिकार रेगुलेटिंग एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया था। लेकिन फिक्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से उठा के ये पावर दे दी सीधे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जिससे कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसका शिकंजा और कड़ा हो जाए ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक एवं सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे, यानी कि उनको उनका जो सुपरवाइज करने के साथ साथ उनको कंट्रोल भी करने का अधिकार देती है। तो इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। अब वो दो कारण कौन से थे, पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी कि कंपनी ने जो इंडिया में जिन क्षेत्रों को हथियाया हुआ था, जहाँ पे वो राजस्व वसूलते थे, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इनको बोल दिया कि ये ब्रिटिश पोजीशन, यानी ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटेन का जो क्राउन है, जो वहाँ का ताज है, उसके अंडर का क्षेत्र है ये, उसके अधिपत्य का क्षेत्र है। और दूसरा क्या था, दूसरा था ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब और क्या दूसरा हुआ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार को जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के अंदर कार्य थे उस पर पूरा नियंत्रण मिल गया। पूरा नियंत्रण कैसे मिल गया, अब दो बॉडी हो गई, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यावसायिक कार्यों को नियंत्रित करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सैन्य कार्यों को, नागरिक कार्यों को और राजस्व कार्यों को, यानी कुल मिला के जो राजनीतिक क्षेत्र होता है उस पर पूरा नियंत्रण दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया। ठीक है ना। तो ये हुआ अपना पिट्स इंडिया एक्ट। अब अपने दो एक्ट हो चुके हैं, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका है और दूसरा ये पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अब इसके बाद सिलसिला शुरू होगा चार्टर्ड एक्ट्स का। तो अगले लेक्चर से अपन देखेंगे चार्टर्ड एक्ट। और हाँ, इनको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने से क्या होगा, इसके जो कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में इस तरह के ऑप्शन मतलब विकल्प दे दिए जाएंगे आपको, और अगर आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि किस अधिनियम ने क्या किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब याद होता जाएगा और आपको बहुत आसानी से आपसे ये सब बन जाएगा। तो ठीक है, प्रैक्टिस करिए। और ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए आगे फिर चार्टर्ड एक्ट अपन स्टार्ट करेंगे।